हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम इंग्लिश गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे टी.एस. इलियट का लिखा बहुत ही फेमस ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। पर उससे पहले हम जानेंगे हमारे राइटर के बारे में। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को एंड डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 को। ये एक पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। बाय बर्थ ये अमेरिकन थे बट 1914 में इंग्लैंड आ गए और अराउंड 1927 में इन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीज़नशिप गिव अप कर दी। एलियट को लिटरेचर में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, वो तो फिज़िकल लिमिटेशंस की वजह से डेवलप हुआ था। हर्निया की प्रॉब्लम थी इन्हें, सो इस प्रॉब्लम की वजह से इनका इंटरेस्ट बना। बिकॉज ओल्ड टाइम्स में बुक्स ही एंटरटेनमेंट का मीडियम हुआ करती थी। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। एज अ क्रिटिक इलियट बहुत ही प्रैक्टिकल थे, वो खुद को क्लासिसिस्ट मानते थे लिटरेचर में। उनका मानना था कि एक क्रिटिक को कोई भी वर्क एनालाइज करते वक्त कुछ ऑब्जेक्टिव से स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। वो क्रिटिसिज्म को साइंस ही मानते थे। इनका ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश हुआ था 1919 में द इगोइस्ट मैगज़ीन में। द इगोइस्ट एक लिटरेरी मैगज़ीन थी। ये ऐसे बाद में पब्लिश हुआ एलियट की फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म में, जिसका नाम था द सैक्रेड वुड। पर्सनली मैं भी इनके क्रिटिसिज्म पर व्यूज़ पर एग्री करती हूँ। इस ऐसे को एलियट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, सेकंड है द थियोरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, थर्ड है द कंक्लूजन, जिसमें एलियट कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि एक पोइट का सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड हिज इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन की। तो ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। फर्स्ट पार्ट में एलियट कहते हैं कि ट्रेडिशन वर्ड ही तब यूज़ किया जाता है जब उसे क्रिटिसाइज़ करना हो। उनका मतलब था कि इंग्लिश राइटिंग्स में ट्रेडिशन को पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता। एलियट यहाँ उन इंग्लिश मैन की थिंकिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि इंग्लिश मैन की हैबिट होती है कि वो अपनी क्रिएटिविटी पर प्राउड फील करते हैं और क्रिटिकलिटी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। इसके उलट फ्रेंच में ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब फ्रेंच क्रिटिकल मेथड पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और इंग्लिश कंक्लूजन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एलियट कहते हैं कि क्रिटिसिज्म उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। अब एलियट बात करते हैं ट्रेडिशन की। एलियट यहाँ क्रिटिसाइज़ करते हैं इंग्लिश मैन को ये कहते हुए कि जब भी कोई वर्क एनालाइज करना होता है तो इंग्लिश मैन तो वर्क में न्यूनेस और यूनिकनेस को ही एडमायर करते हैं और राइटर्स भी यही चाहते हैं कि वो अपने से पहले के राइटर से कुछ नया लिखें, यूनिक लिखें। अब एलियट बात करते हैं कि अगर हम ये सोच और प्रेजुडिस को साइड में रख कर देखें तो हमें पता लग जाएगा कि एक पोइट की इंडिविजुअलिटी काफ़ी हद तक उसके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों से जुड़ी हुई रहती है। अकॉर्डिंग टू एलियट किसी भी वर्क का सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पार्ट वो होता है जिसमें डेड पोइट्स की थिंकिंग और उनके वर्क्स को विगोरसली मिरर किया जाता है। और ये एक पोइट तभी कर सकता है जब वो मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुका हो। मैच्योरिटी से एलियट का मतलब इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी से है, ना कि एडोलेसेंस से। ये रीज़न देकर वो अपनी बात को प्रूव करते हैं कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। देन एलियट बात करते हैं ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल सेंस की। मतलब ट्रेडिशन फॉलो करना है बट ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अगर ब्लाइंडली फॉलो किया तो ट्रेडिशन की ट्रू फॉर्म ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। माने ट्रेडिशन अपने से पहले की जनरेशन्स को फॉलो करना नहीं है। ट्रेडिशन वर्ड का मीनिंग इससे काफ़ी वाइड है। अकॉर्डिंग टू एलियट हर ट्रेडिशन में कुछ नयापन भी होता है। यहाँ पर एलियट बैलेंस क्रिएट करने की बात करते हैं आई थिंक। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल सेंस। ट्रेडिशन के लिए हिस्टोरिकल सेंस भी होना चाहिए, मीन्स पास्टनेस ऑफ पास्ट का भी पता हो कि कोई वर्क ऐसा लिखा गया तो क्यों, रीजनिंग का यूज़। एलियट आगे बात करते हुए कहते हैं कि हिस्टोरिकल सेंस अगर एक पोइट डेवलप कर लेता है तो उसे पता लग जाता है कि पूरा लिटरेचर होमर से लेकर उसके पर्टिकुलर वर्क दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स दोनों समकालिक हैं। यहाँ एलियट एक लिटरेरी चेन की बात कर रहे हैं आई सपोज, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ही कहा है कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। आई थिंक यू गॉट इट।
और यही साइमल्टेनियसनेस दोनों को एक साथ हार्मनाइज करती है, जिससे टाइमलेसनेस और टेम्परैलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं एक पोइट के वर्क में, और इन्हीं सब चीज़ों से एक पोइट ट्रेडिशनल बनता है। आगे एलियट कहते हैं कि पूरी तरह से कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, मीन्स कोई भी पोइट ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो सबसे अलग है, यूनिक है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पास्ट से जुड़े ही रहते हैं। हम अपनी ही बात करें तो ये सही प्रूव हो सकता है कि हम भी अपने पास्ट से कनेक्टेड रहते हैं, मीडियम कोई भी हो सकता है। और इसी कनेक्शन से नए और पुराने लिटरेचर में कन्फॉर्मिटी यानी कि समरूपता आती है। जब भी कुछ नया लिखा जाता है तो इस वर्क के साथ एक तरह से एक टाइम क्रिएट होता है, जिससे लिटरेचर के यूनिवर्स में, लिटरेचर के ब्रह्मांड में वास्ट चेंजेस आते हैं, बड़े चेंजेस आते हैं। अगर उस पर्टिकुलर लिटरेचर के साथ कुछ भी चेंज आते हैं तो वो चेंज साइमल्टेनियसली उससे पहले के वर्क्स में भी आते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई न्यू आइडिया इवॉल्व होता है या थिंकिंग इवॉल्व होती है तो उस थिंकिंग और आइडिया के थ्रू हमारा सोचने का तरीका पुरानी चीज़ों के बारे में भी बदलता है, और हम इसे हमारी पास्ट अप्रोच से कनेक्ट करके ही एनालाइज करते हैं। मीन्स जब भी एक नया वर्क आर्ट पर क्रिएट किया जाता है तो वो अपने पास्ट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। आगे एलियट बात करते हैं नॉलेज की। एलियट नॉलेज को पोइट्स के लिए नेसेसरी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक पोइट को सीखने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बट इसी के साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी लर्निंग ज़रूरी नहीं होती, जैसे कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो या शो ऑफ या फिर दिमाग को लाइब्रेरी बनाना हो। ज़्यादा नॉलेज से पोइटिक सेंसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। कहना ये है कि ज़रूरी है नॉलेज की, बट इतनी ही कि जिससे सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट हो जाए पोइट के दिमाग में पास्ट से रिलेटेड। अब एलियट आ गए हैं डीपर्सनलाइजेशन पर। यहाँ फर्स्ट पार्ट के एंड में वो सेकंड पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि एक पोइट की प्रोग्रेस से उसका सेल्फ सेक्रीफाइस होता है, मतलब उसकी खुद की पर्सनैलिटी इस सीखने के प्रोसेस में लुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। सेकंड पार्ट है द थियोरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। अब सेकंड पार्ट में एलियट ट्राई करते हैं डीपर्सनलाइजेशन की प्रोसेस और उसके ट्रेडिशन के साथ रिलेशन को डिफ़ाइन करने का। इस थियोरी का मेन एस्पेक्ट एक पोइट और उसकी पोइट्री का उसके साथ रिलेशन है। एलियट कहते हैं ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव अप्रिसिएशन इज़ डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री। कहने का मतलब है कि एक पोइट और उसका वर्क दोनों अलग अलग देखे जाने चाहिए, क्योंकि एक मैच्योर पोइट कभी भी अपने वर्क या फिर पोइट्री से कनेक्टेड नहीं होता। अगर होता है तो उसे इमेच्योर कहा जाएगा। वो कहते हैं कि एक पोइट का माइंड ऐसा होना चाहिए कि जब तक वो पोइट्री लिखे वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन उस पोइट्री से उसे पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहना चाहिए, मतलब अपने काम में खोना नहीं चाहिए, कि अपनी पोइट्री को खुद से जोड़कर देखने लगे। और जब वो पोइट्री कंप्लीट हो जाए तो पोइट को भी कम्प्लीटली उस पोइट्री से अलग हो जाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कोई एक्टर किसी रोल को प्ले करते हैं तो उसमें इस तरह से वो खो जाते हैं कि फ़िल्म कंप्लीट होने के बाद भी वो उस कैरेक्टर से अलग नहीं हो पाते। फिर वो साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। यहाँ एलियट ये एबिलिटी पोइट को खुद डेवलप करने को कह रहे हैं कि न्यू इमोशंस डेवलप करो, नया क्रिएट करो, बट खुद को उससे अलग रखते हुए, मतलब ट्रेडिशनल बनो बट उसे अपनी पोइट्री तक रखो, खुद की पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं करो। अगर आप साइकोलॉजिकली समझें तो इस बात का काफ़ी डीप मीनिंग है। एलियट कहते हैं कि एक पोइट का माइंड एक यूटेंसिल के जैसे है, जिसमें न्यूमरस फीलिंग्स, फ्रेजेस, इमेजेस स्टोर करी जा सकती हैं, जिसे जब चाहे पोइट यूज़ कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सब उस पोइट की पर्सनैलिटी को शो करते हैं। Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. थर्ड पार्ट है कंक्लूजन। अब यहाँ एलियट पहले के दो पार्ट्स को कंक्लूड करते हैं। पहले उन्होंने बात करी ट्रेडिशन की, फिर बताया कि किस तरह से ट्रेडिशनल बनने के लिए हिस्टोरिकल सेंस डेवलप करना ज़रूरी है। इसके बाद बताया कि इस तरह सीखने के बाद ये सीखना भी ज़रूरी है कि अपने काम से खुद को अलग रखा जाए। एंड में एलियट बात करते हैं एनालाइज की। ये सब जो उन्होंने कहा है इसे पोइट्री को एनालाइज करते हुए भी फॉलो करना ज़रूरी है।
इसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन पर अप्लाई किया जा सकता है जिसे पोइट्री में इंटरेस्ट है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है सिर्फ पोइट्री में इंटरेस्ट लेना और उसके पोइट को अनदेखा करना, क्योंकि हम जब भी पोएम पढ़ते हैं तो यूजुअली पोइट का नेम एंड फेम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। इससे पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर हमारे माइंड में पहले से ही पोइट और उसकी पोइट्री की एक इमेज है तो हम उसे इम्पार्शली जज नहीं कर पाएंगे। एलियट कहते हैं कि ये काफ़ी आसान होता है एक पोएम को एडमायर करना उसके पोइट के स्किल और उसके नाम के साथ। मुश्किल तो तब आती है जब इसके बिना करना हो। ये मुश्किल है क्योंकि इसके लिए टेक्निकल स्किल और आर्ट ऑफ द पोएम को जानना पड़ता है, क्योंकि आप देखो एलियट ने एक पोइट के लिए कितना कुछ सीखना ज़रूरी बताया है और इतनी डेवलपमेंट के बाद क्रिएट किए गए वर्क को समझने के लिए उसे एनालाइज करने के लिए भी स्किल्स चाहिए। एक रीडर को पता होना चाहिए कि कोई भी वर्क को कंप्लीट करने के बाद उस आर्ट और उसके आर्टिस्ट में कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और एक पोइट को ये लेवल अचीव करने के लिए ख़ुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक तरह से, और ख़ुद को कम्प्लीटली अपने काम के लिए सरेंडर करना पड़ता है। और ये स्टेज ईज़िली अचीव नहीं की जा सकती है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये था टी.एस. एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, ऑलमोस्ट एक चेन के जैसे है। अगर एक बारी में समझ नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स के लिए बेस्ट सोर्स विकिपीडिया ही है, और आगे हैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।